वीडियो केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 8। आज हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करेंगे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? जिस एक्सिस से हम जिस डिग्री से घुमाने पर मॉलिक्यूल को वो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर देता है वो उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाता है। जैसे 360 बाई हम 180 से घुमाते हैं, 180 से घुमाने पर 660 बाई 180 करने पर 2 आएगा, मतलब उसको हमको 2 बार घुमाने पर वो क्या जाएगा आइडेंटिकल, और एक बार घुमाने पर वो इक्विवेलेंट देगा 180 से रोटेट करने पर। तो उसको हम सी एन एक्सिस कहते हैं। एन जो उसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है और थीटा जो होता है वो एंगल ऑफ रोटेशन को प्रेजेंट करता है। तो जैसे हम BF3 मॉलिक्यूल में देखें तो उसको बी से इस प्लेनर के परपेंडिकुलर 1C3 एक्सिस लगता है जो 120 डिग्री से रोटेट करने पर मिलता है, और एक बी और एफ के बॉन्ड से एक सिंगल लगाते हैं हम क्या C2 एक्सिस, जिसको 180 डिग्री से रोटेट करने पर क्या होता है मॉलिक्यूल को वो सेम स्ट्रक्चर देता है। तो इसमें तीन C2 प्रेजेंट रहते हैं और 1C3 प्रेजेंट रहता है। अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री को भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन पहले इसमें देखते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री मोर देन वन इन अ मॉलिक्यूल, एक से ज़्यादा हो सकता है। एन का वैल्यू जिसमें हाईएस्ट होता है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और जिसका जो बचे हुए बाकी सबको क्या हम बोलते हैं सब्सिडरी एक्सिस बोलते हैं। मतलब कि एक से ज़्यादा हो तो जो हाईएस्ट एक्सिस नंबर का एक्सिस होता है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस और बाकी सबको सब्सिडरी एक्सिस कहेंगे। हमने कायलिटी के लिए पढ़ा था कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। मॉलिक्यूल तभी कायरल होता है, लेकिन कायरल होने का बाद भी उसको हम कुछ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम अब किस बेसिस पर डिवाइड करेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको पहले हमने स्टडी नहीं किया था। तो ये कायरल होने पर क्या होता है कि हम पहले के अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल डाइसिमेट्रिक कायरल कहलाएगा, अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसमें एब्सेंट है तो उसमें एसिमेट्रिक कायरल कहलाएगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है हम समझते हैं कि जिस एंगल से रोटेट करने पर मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर दे, अगर किसी भी एंगल से रोटेट करने पर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं देता है तो उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट रहेगा। आज जो हम चैप्टर स्टडी कर रहे हैं वो बचा हुआ कायरलिटी का पार्ट है। हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ा था, लेकिन आज एक्सिस ऑफ सिमेट्री से इसको हम डायसिमेट्रिक कायरल और एसिमेट्रिक कायरल में डिवाइड कर रहे हैं। तो एसिमेट्रिक कायरल कब कहलाएगा, जब उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो लेकिन मॉलिक्यूल का कायरल होना जरूरी है। अब हम इसके डिफरेंट एग्जाम्पल देखकर इसका स्टडी कर लेंगे और मॉलिक्यूल का कायरल को भी हम थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे। अब हम पढ़ते हैं अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसे इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। इसको एसएन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें एक सीएन लगाते हैं एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर हम एक रिफ्लेक्शन प्लेन लगाते हैं। तो इन दोनों का जो रिजल्ट आता है वो मॉलिक्यूल को एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर देता है। जैसे हम मेथड में देखते हैं तो मेथड में क्या होता है, एक C3 एक्सिस होता है हम जानते हैं, लेकिन हम उस C3 एक्सिस से रोटेट नहीं करेंगे मॉलिक्यूल को, मतलब कि उसको अल्टरनेटिव कॉर्नर में एक बॉक्स में फिट कर देंगे, स्क्वायर बॉक्स में। अब हम उसको एक प्लेन से हम लगाएंगे एक C4 एक्सिस। उस C4 लगाने के बाद उसके परपेंडिकुलर प्लेन लगाएंगे तो उससे क्या होगा, मॉलिक्यूल जो आपस में फेस के अल्टरनेटिव में थे, अपोजिट में थे, वो पहले तो 90 डिग्री का रोटेट हो गए रहेंगे। अब उसका रिफ्लेक्शन ऊपर का नीचे आ जाने का एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जांपल, ट्रांस एल्किन। ट्रांस एल्किन में क्या होता है, ट्रांस एल्किन को अगर C2 एक्सिस से घुमाया जाए, उस C2 से नहीं जो इसमें पहले से प्रेजेंट है। हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या हमको उसी एक्सिस से घुमाना है जो उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, क्या उसी CN एक्सिस से घुमाना है, नहीं, वरना तो वो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर दे देगा। फिर उसके हम परपेंडिकुलर प्लेन लगाएंगे तो उसमें रिजल्टेंट कुछ और भी आ सकता है, या फिर मॉलिक्यूल को अगर कभी कभी प्लेनर हो तो उतने एक्सिस से घुमाकर परपेंडिकुलर प्लेन लगा देंगे तो सेम भी आ सकता है। तो हमको कभी भी उसमें क्या नहीं देखना है, एसएन एक्सिस उसी एक्सिस से नहीं देखना है जो उस मॉलिक्यूल में मौजूद हो। हमको किसी दूसरे एक्सिस से एक C2 बनाना है जो इक्विवेलेंट मत दे, चल जाएगा, लेकिन हम उसके बाद परपेंडिकुलर प्लेन लगाने के बाद हमको इक्विवेलेंट मिलना चाहिए। तो इसलिए हमको समझने वाली बात है, जो उसमें एक्सिस प्रेजेंट है उसी से हमको लगाना नहीं है, क्योंकि वो इक्विवेलेंट दे देगा। उसके बाद उसके बाद परपेंडिकुलर प्लेन लगाने पे उसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो हम एल्कीन में देखते हैं कि हम जो C2 एक्सिस प्रेजेंट है उसको नहीं लगाएंगे, डबल बॉन्ड के पैरेलल एक C2 लगाएंगे जो
ट्रांस उसको अपोजिट कर देगा, CH3 जो नीचे था उसको ऊपर कर देगा, जो ऊपर था उसको नीचे। फिर अब हम इसके बीचों बीच एक परपेंडिकुलर प्लेन लगाएंगे जो मॉलिक्यूल को फिर से क्या बना जाएगा, इक्विवेलेंट बना देगा पहले के जैसे। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें H2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगा। जैसे कि हमने मेथड में देखा कि हमने जो C4 एक्सिस से लगाया है वो तो उस मॉलिक्यूल में पहले से प्रेजेंट नहीं था, मतलब कि SN लगाने के लिए उस मॉलिक्यूल में पहले से CN प्रेजेंट रहना जरूरी नहीं है। हम किसी और एक CN जो खुद से हम निकाल कर लगा सकते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें CN प्रेजेंट हो उसी में हम लगाएं SN। और जो CN प्रेजेंट है उसके अलोंग हमको कभी रोटेट नहीं करना है। तो SN को कभी भी CN की ज़रूरत नहीं होती है जो मॉलिक्यूल में पहले से प्रेजेंट हो। तो इसका मतलब क्या समझ रहा था कि CN प्रेजेंट ना होने पर भी मॉलिक्यूल में SN हो सकता है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक स्पायरो रिंग देखना है जिसमें बीच में नाइट्रोजन है और आजू बाजू 5 मेंबर का रिंग है, और उसमें AB अल्टरनेटिव नहीं, सबसे लास्ट पे जुड़े हुए हैं। तो इसको अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, फिर भी एक्सिस अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इसमें। तो ये एक रेयर एग्जांपल है, इसको हमको याद रखना चाहिए। इसमें क्या करेंगे, हम 90 डिग्री लगा देंगे C4 एक्सिस, और इसमें परपेंडिकुलर प्लेन लगाने पर ये क्या देगा, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको हम समझना मुश्किल है, लेकिन इसको इस एग्जांपल को हमको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको S4 एक्सिस कहते हैं जो कि इसमें प्रेजेंट रहता है, और इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट रहता है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कायरल सेंटर प्रेजेंट होने पर क्या मॉलिक्यूल कायरल होगा कि अकायरल होगा, और क्या कायरल सेंटर एब्सेंट होने पर मॉलिक्यूल कायरल होगा कि अकायरल होगा। तो अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल में अगर एक कायरल सेंटर है तो वो मॉलिक्यूल हमेशा कायरल होगा। अगर एक ही कायरल सेंटर है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कायरल होगा। कायरल होने के लिए क्या क्या नहीं होना चाहिए मॉलिक्यूल में, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो उसको डायसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में बस डिवाइड करने के लिए रहता है कायरल को। लेकिन कहीं पर अगर दो कायरल सेंटर है तो उसमें क्या हो सकता है, हम चेक करते हैं। अगर दो कायरल सेंटर है तो वो क्या हो सकता है, कायरल हो भी सकता है, कायरल नहीं भी हो सकता है। अगर जैसे कि हम देखें CH3 ऊपर में है, CH3 नीचे में है, और दो कायरल सेंटर बीच में है जिसमें दोनों एच लेफ्ट साइड है और दोनों एच राइट साइड है। तो इसको देखें तो इसमें दो कायरल सेंटर है, लेकिन इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी पास हो जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि वो मॉलिक्यूल जो हो जाएगा अकायरल हो जाएगा। लेकिन अगर ये OH दोनों अपोजिट साइड में रहते हैं तो वो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं होता, और ये इसमें क्या हो जाता है, ये कायरल हो जाता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर टू कायरल सेंटर है तो मॉलिक्यूल कायरल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। और रही बात सेंटर ऑफ सिमेट्री, किसी भी फिशर पोजीशन में हमको चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री फिशर में कभी भी हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये 2D रिप्रेजेंटेशन है, हमको सेंटर ऑफ सिमेट्री को 3D एज्यूम करना पड़ता है। तो कभी भी हम सेंटर ऑफ सिमेट्री को 2D में नहीं देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कायरल सेंटर बिना वाले भी देखते हैं कि क्या हो सकते हैं क्या वो कायरल। जैसे कि हम देखते हैं एलियंस में तो कोई भी कभी भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं रहता है, फिर भी मॉलिक्यूल में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो तो हम मॉलिक्यूल को कायरल कह देते हैं। तो इस प्रकार एलियंस में कायरल सेंटर प्रेजेंट भी रहता है, फिर भी ये कायरल हो सकता है। लेकिन अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एलियंस में प्रेजेंट हो तो वो हम उसको क्या कह देते हैं, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट हो तो उसको अकायरल कह देते हैं। तो मॉलिक्यूल अब बिना कायरल सेंटर के भी कायरल डिसाइड किया जा सकता है। इसको कायरल एक्सिस के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। तो अगर कायरल सेंटर ना हो तब भी वो मॉलिक्यूल कायरल या अकायरल हो सकता है। तो हमको समझ में क्या आता है कि मॉलिक्यूलर कायरलिटी और या ऑप्टिकल एक्टिविटी हम डिफाइन किससे करेंगे, कायरल सेंटर से नहीं करेंगे, हम उसके सिमेट्री एलिमेंट जो उसमें प्रेजेंट है उससे डिसाइड करेंगे। अब हम अमाइंस में अगर कायरलिटी या ऑप्टिकली एक्टिविटी की बात करें तो क्या होता है, जैसे अमोनिया में देखते हैं। अमोनिया में क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रहता है, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं रहता है। अमोनिया एक कायरल मॉलिक्यूल है। इसके तीनों अगर वैलेंसी अलग अलग जोड़ दिया जाए और इसमें एक लोन पेयर रहता है जो उसको sp3 बनाता है, और इसमें चारों वैलेंसी अलग होने के कारण sp3 हाइब्रिडाइज पाया जाता है। अब अमोनिया को हम जानते हैं कि वो नॉन इक्विवेलेंट मतलब कि नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन करता है, क्योंकि ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता रहता है, वो हमेशा से अनहाइब्रिड ऑर्बिटल वो नीचे के ग्राउंड ऑर्बिटल में रहना चाहता था, लेकिन इसको मजबूरी में पार्टिसिपेट करना पड़ा है। तो ये क्या करता है, नॉन
आइडियल हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। अब नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद भी वो sp3 शो करता है, मतलब कि इसका जो sp3 बना है वो जो है वो P के करीब रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं हायर एनर्जी लेवल के और लोअर एनर्जी लेवल के बीच में बनता है, लेकिन हायर एनर्जी लेवल वाले ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए जो ये यहाँ पर जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो P के थोड़े करीब बना हुआ है हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अब पास में तो बना हुआ है, लेकिन क्या होगा कि इसमें से 3 तो सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक जो लोन पेयर है वो खाली रह जाएगा, sp3 ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेगा। तो वो क्या करेगा, क्योंकि उससे जो p की दूरी है, उसके p ऑर्बिटल की दूरी, उसमें जो एनर्जी का डिफरेंस है वो 25 टू 30 किलो जूल के लिमिट है। उससे वो तब देखता है कि ये तो एटमॉस्फेयर में इतनी एनर्जी अवेलेबल है, तो वो उस एनर्जी को लेकर वो p ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल में चला जाएगा। मतलब sp3 p में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो sp3 के लेवल से उठकर p में पहुंच रहा है। फिर वो देखेगा कि अरे मैं तो sp3 में स्टेबल था, तो मैं p में क्या करने आ गया, तो p से फिर से sp3 में आएगा। लेकिन जब वो p में जाएगा तो वो प्लेनर बन जाएगा, अमोनिया जो पिरामिडल था उससे प्लेनर बन जाएगा। फिर बाद में क्या होगा कि वो देखेगा कि हम देखते हैं कि एनर्जी का जो गति रहता है वो प्लेनर की ओर जिस साइड जा रहा है उसी साइड जाता है, और जब वो प्लेनर से फिर से पिरामिडल होना चाहेगा तो उसी साइड उसका जो होता है लोन पेयर शिफ्ट हो जाता है। तो अब क्या होता है, गति जिधर था उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ट्रांसफ़र होने का वो अपोजिट साइड था, तो अब लोन पेयर अपोजिट साइड में आ जाता है। तो पहले जो पिरामिडल था वो अब उल्टा हो जाएगा और बीच में प्लेनर स्ट्रक्चर बना था इंटरमीडिएट। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, अगर अब पहले वाले पिरामिडल और दूसरे वाले पिरामिडल को देखा जाए तो ये मिरर इमेज होते हैं। बीच में जब प्लेनर बना था तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी p ऑर्बिटल में चला गया था, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है जानते ही हम कि वो एक वेव नेचर होता है, तो ये दोनों लोब में प्रेजेंट रहता है। अब जो बना है दोनों पिरामिडल वो आपस में मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजिबल है, मतलब ये इनेंशियोमर है। और क्योंकि अगर किसी मॉलिक्यूल में इतना रैपिड हो रहा है और ये इजीली हो सकता है और एटमॉस्फेयर में इतनी एनर्जी लेवल रहती है, तो इसलिए ये 50-50% प्रेजेंट रहते हैं। 50-50% प्रेजेंट रहने के कारण क्या होता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहते हैं, ये क्या हो जाएंगे, रेसिमिक मिक्सचर बनाएंगे और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। अब इसको रूम टेम्परेचर में तो ये ऐसा फ्लिपिंग करता है, जिसको इसके जो लोन पेयर कर रहे हैं उसको हम टनलिंग कहते हैं, टनलिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं। अगर इसको हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं इसको हम लो टेम्परेचर में ले जाते हैं -80 डिग्री सेल्सियस में, तो इनका ये जो फ्लिपिंग या हम समझ सकते हैं कि टनलिंग जो है वो फ्रीज हो जाता है, और इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होती कि ये क्या कर सके, टनलिंग कर सके। तो मॉलिक्यूल में जो फ्लक्सोनियल बिहेवियर है वो ख़त्म हो जाता है। तब मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। क्योंकि इसके पास ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए सब गुण थे, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट था, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री सब एब्सेंट था। तो इसलिए अगर फ्रीज होने आ जाने पर अगर फ्लक्सोनल बिहेवियर नहीं शो कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अब सेकंड प्रोसेस की बात करें ऑप्टिकल एक्टिविटी की, तो अगर हम देखें अमोनिया जो है एसाइक्लिक है, फुल्ली एसाइक्लिक है, तो इसमें फ्लिपिंग और इन्वर्जन इजीली हो जाता है। लेकिन अगर इसे किसी फुल्ली साइक्लिक कर दिया जाए, मतलब इसकी जितनी वैलेंसी है उसको अगर आगे बढ़ाकर तीनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो एक तीनों बन जाएंगे, और बन जाने के कारण क्या होगा, इसमें फ्लिपिंग अपसेंट हो जाएगा, और फ्लिपिंग अपसेंट होने के कारण इसमें फ्लक्सोनल बिहेवियर शो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम देखें, अब हम देखेंगे कि नाइट्रोजन में जैसे कि अगर कौन सा मॉलिक्यूल तो ऐसे फ्लक्सोनल कर रहा है नहीं कर रहा है उसको हमने देख लिया, लेकिन अब देखेंगे कि फ्लक्सोनलिटी कैसे हो सकती है। जैसे नाइट्रोजन में अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो सेकेंड पीरियड का है, उसमें एटलीस्ट 1 लोन पेयर है, तो वो क्या हो जाएगा, फ्लक्सोनल बिहेवियर शो करेगा। और उसमें ग्रुप अटैच जो है वो स्मॉल होनी चाहिए और एसाइक्लिक होना चाहिए मॉलिक्यूल। तो ऐसे होने से क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल क्या हो जाता है और फ्लक्सोनलिटी शो कर सकता है, मतलब सेकंड पीरियड का होना चाहिए टर्म, उसमें 1 लोन पेयर होना चाहिए और ग्रुप अटैच होने से वो स्मॉल होना चाहिए और एसाइक्लिक होना चाहिए। तो वो फ्लक्सोनल होते हैं एट रूम टेम्परेचर में। जैसे अमोनिया हो गया, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया, उसमें लोन प्रेजेंट है। जैसे कार्बाइड हो गया, कार्बाइड में भी क्या होता है, 1 लोन पेयर होता है, जिसके कारण कार्बन में माइनस चार्ज होता है, और ये भी क्या करता है, उसमें भी 3 बॉन्ड जो होते हैं उससे वो किसी भी से एसाइक्लिक फॉर्म में रहता है, तो वो भी क्या करता है, फ्लक्सोनल बिहेवियर शो करता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन में क्या होता है, उसमें 2 लोन पेयर हो जाते हैं, जिससे उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। तो इसके आगे हम उसको चेक करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसमें 2 लोन पेयर आ जाने के कारण क्या होगा, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, तो मॉलिक्यूलर कायरल ही नहीं बचेगा, उसमें फ्लक्सोनल बिहेवियर शो नहीं करता है वो।
कार्बन जो है और भी बेहतर शो कर पाता है उसका कार्बाइड, क्योंकि उसमें जो है P और sp3 के बीच की दूरी और भी कम हो जाती है। जैसे नाइट्रोजन में P और sp3 की दूरी थोड़ी दूर थी, लेकिन P और sp3 की दूरी कार्बाइड में और भी कम हो जाती है, तो इसलिए एक्साइटेशन हो पाता है। लेकिन नाइट्रोजन को उसके डेरिवेटिव से चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा, उसका सेंट्रल एटम जो हो जाएगा, जैसे फॉस्फेट से चेंज किया जाए तो उसमें थर्ड पीरियड का हो जाएगा क्या, सेंट्रल एटम। और इसमें जो P और sp3 की जो गैप होगा 130 किलो जूल से 140 किलो जूल पर मोल हो जाएगा, जिसके जो रूम टेम्परेचर में इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है, जिसके कारण ये फ्लॉक्सुलर बिहेवियर शो नहीं कर पाएगा। लेकिन सल्फेट्स या सल्फोन्स, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन का डेरिवेटिव होता है, उसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं रहता है। मॉलिक्यूल कैरल या ऑप्टिकली एक्टिव होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम वे में फास्फोर P और sp3 की जो दूरी होगी उसके बीच की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी ज़्यादा होगी, जो कि एट द रूम टेम्परेचर अवेलेबल नहीं रहता है। इसके कारण ये क्या होगा, इसके कारण ये फ्लॉक्सिमुलर नहीं रहेगा। तो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि sp3 जो है P में कन्वर्ट नहीं होता है इस टोटल प्रोसेस में, फ्लक्सनल बिहेवियर में। इसमें क्या होता है, sp3 से P में जाता है। ऑर्बिटल्स आर इमेजिनरी होते हैं, केवल एनर्जी स्टेट होते हैं। तो अगर कोई sp3 के एनर्जी स्टेट से उठकर P के एनर्जी स्टेट में जाता है तो वो अपने P बन जाता है, वो P ऑर्बिटल बन जाता है। इसलिए कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि sp3 P में कन्वर्ट हो रहा है, P sp3 में कन्वर्ट होता है। अगर हम देखते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक पढ़ते हैं हम, परसेंट डैश इक्वल टू कॉस थीटा। परसेंटेज निकालने के लिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, एस अपॉन एस माइनस वन, या फिर उसका रिलेशन होता है इक्वल टू -1/i। जब इसको हम वहाँ पढ़ेंगे तो इसको आगे एक्सप्लेन कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि जो होता है क्या, अगर रिंग 6 मेंबर है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है और जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट है, तो उसका फ्लिपिंग जो होगा हाईएस्ट होगा। लेकिन जैसे जैसे रिंग का साइज़ कम होते जाता है तो उसमें फ्लिपिंग घटते जाता है। जैसे 6 मेंबर का सबसे ज़्यादा, फिर 5 मेंबर का, फिर 4 मेंबर का, थर्ड मेंबर का सबसे कम होता है। तो ये क्या होता है, कम रिंग के मेंबर में कम होने के कारण उसमें जो होता है रूम टेम्परेचर में जो फ्लिपिंग कम आती है, टेंडेंसी कम होती है। इसको हम केमिकल बॉन्डिंग से ही एक्सप्लेन कर पाएंगे जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे।